बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। जरावाला का जो वाक़या है उसने पूरे पाकिस्तान को सोगवार कर दिया और आप यकीन कीजिए कि हर मुसलमान शख्स जो इस पाकिस्तान का शहरी है उसे शदीद अफसोस हो रहा है। और अब ज़ाहिर स्टेट की तरफ से रिस्पांस आना शुरू हो गया, आर्मी चीफ की तरफ से भी रिस्पांस आया और उलमा कराम भी माफी मांग रहे हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ, और साथ साथ चीफ मिनिस्टर पंजाब की गुफ्तगू भी आपने सुन ली। लेकिन मसला यह है कि स्टेट का काम माफी मांगना नहीं होता, माजत करना नहीं होता, इंश्योर करना होता चीजों को। मेरा ख्याल ये है कि ये वाकया हो गया, अब इस वाकये को आखिरी वाकया पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए। स्टेट को ये डिक्लेयर करना चाहिए कि नेवर अगेन, कि अब कुछ भी हो जाए पाकिस्तान के अंदर कोई हिंदू पाकिस्तानी है या क्रिश्चियन पाकिस्तानी है या उसका किसी और मजहब के साथ ताल्लुक है, वो सिख है या वो पारसी है, उसकी इबादत गाह, उसकी इबादत और उसका नाम, उसकी प्रॉपर्टी, हर चीज महफूज है। मेरा ख्याल है स्टेट को ये डिक्लेयर करना चाहिए, और अगर स्टेट ये डिक्लेयर नहीं करती तो फिर स्टेट को स्टेट नहीं समझना चाहिए। और आज जो दूसरा वाकया हुआ वो काबीना है, काबीना ने हल्फ उठा लिया। उसमें से कुछ वज़रा के नाम आपके सामने रख देता हूं मैं। जलील अब्बास जिलानी साहब वज़ीर खारजा बन गए हैं, ये कैरियर डिप्लोमेट है, बहुत अच्छा फैसला है ये। और इसके साथ मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने वज़ीर इत्तलात का कलमदान संभाल लिया है। मुर्तज़ा सोलंकी साहब पुराने सहाफ़ी हैं, बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं, सिक्काबंद सहाफ़ी हैं, डीजी रेडियो भी रहे हैं, और मेरा ख्याल ये बहुत अच्छा इजाफा है, प्रोफेशनल आदमी है और ये प्रोफेशनली इस वजारत को चला लेंगे। सरफराज बुगटी साहब वज़ीर दाखिला है, लेकिन बाप पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है, इनके ऊपर कुछ एतराज किया जा रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है इनका तजर्बा भी है। और इसके साथ अहमद अरफान असलम साहब हैं, कानून और इंसाफ के वजीर हैं, मैं इनको नहीं जानता। मोहम्मद अली साहब तवानाई, पावर और पेट्रोलियम के वजीर हैं, इनके बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं। शमशाद अख्तर साहबा ये गवर्नर स्टेट बैंक रही हैं और इकोनॉमिस्ट है, डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हैं, बड़ा अच्छा इजाफा है ये। और इसके साथ गोहर एजाज साहब, ये तजारत, टेक्सटाइल और सनत व पैदावार के वफाकी वज़ीर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं और पढ़े लिखे आदमी हैं, एप्टमा के चेयरमैन रहे हैं और प्रोफेशनल आदमी। मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा इजाफा है। फिर डॉक्टर उमर सैफ का नाम खसूसी तौर पर लूंगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत मिली इन्हें। पंजाब के अंदर इन्होंने टेक्नोलॉजी को हैंडल किया था और बड़ा जबरदस्त तरीके से हैंडल किया था, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, ये बहुत अच्छा इजाफा है। समी सही साहब पुराने ब्यूरोक्रेट हैं, सूबाबंदी की वजारत उनके पास। जमाल शाह एक्टर है और इनको बड़ा अच्छा कलमदान दिया गया है। फिर मदद अली सिंधी हैं, वजीर तालीम बनाया गया इनको, ये भी बड़े शानदार आदमी है। डॉक्टर नदीम चांद साहब जो हैं वो भी, खलील जॉर्ज हैं, अनीक अहमद हमारे साथी हैं, दोस्त हैं, एंकर हैं ये, और मजहबी रहनुमा भी हैं, इनको वजारत मजहबी अमूर दिया गया। शायद अशरफ तारड़ साहब जो हैं ये वफाकी वजीर मवासलात बनाए गए हैं और ये पहले सेक्रेटरी होते थे 22वीं ग्रेड के, बड़े पुराने ये ब्यूरोक्रेट हैं। तो इसके अंदर वसी शाह साहब का नाम है, वो देख रहा हूँ, बड़ा अच्छा। मेरा ख्याल है कैबिनेट इस लिहाज से बड़ी अच्छी है कि ये काम कर सकती है, एक्सपर्ट्स की है और टेक्नोक्रेट्स की कैबिनेट है। अब सवाल ये है कि क्या इन्होंने मुल्क चलाना है या फिर इलेक्शन करवाना है, ये भी एक सवाल है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि हम 90 दिनों में इलेक्शन नहीं करवा सकते। इलेक्शन आगे जाएंगे और फरवरी के अंदर जाएंगे। अब सवाल ये है कि आइन को ये हुकूमत भी तोड़ेगी, पिछली हुकूमत भी तोड़ चुकी है। बहुत सारे सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। शायद हकान अब्बासी साहब, आपका शुक्रिया हमारे साथ मौजूद है। ये फरमाइएगा सर, ये इलेक्शन तो अब 90 दिन में नहीं हो रहा, तो इलेक्शन तो ऑलरेडी कह दिया है इलेक्शन कमीशन ने कि 4.5 महीने दरकार है। ठीक है, ये कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है। इलेक्शन में एक 60 दिन 90 दिन ये गुंजाइश जरूर है, लेकिन एक और शिक भी है कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है करवाना, ठीक है, फ्री फेयर और कानून के मुताबिक। लेकिन अगर सर 90 दिन से आगे चला गया तो फिर अगर 90 साल भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं, वो उनको जस्टिफाई करना पड़ेगा। ये सवाल इलेक्शन कमीशन की कुल्ली इख्तियारात नहीं है, उनसे अगर वो 90 से ऊपर जाते हैं उनको जस्टिफाई करना पड़ेगा क्यों 90 दिन से ज्यादा चाहिए। ठीक है, अब देखिए सीसीआई का फैसला तो गवर्नमेंट ने किया, आपके पास मई में आपके पास आ गई थी मरदमशुमारी, तो आप उस वक्त ऐलान कर देते सर इसका? पहले कर देते थे, इसमें कोई शुबा नहीं, पहले हो जाता तो बहुत बेहतर था। बहरहाल हो गया है, हुकूमत ने मुनासिब समझा कि लेट इसको किया जाए। कहते हैं हुकूमत ने जानबूझ के किया ताकि इलेक्शन 90 दिन के अंदर ना हो सके। मेरा नहीं ख्याल जानबूझ की। तो आपके पास आ गए हैं, अदाद-ओ-शुमार आ गए, आप अनाउंस करें हल्का उसका एक प्रोसेस होता है। आप एकदम जब बन के आते हैं आप नहीं कर सकते। इलेक्शन जो आपका सेंसस ब्यूरो है वो खुद भी सारे मामले को देखता है, फिर उसकी एक क्रॉस वेरिफिकेशन होती है, ये इसमें कुछ टाइम लगता है। अच्छा, वैसे आप इसको मानते हैं कि गवर्नमेंट ने इस मामले में गलती की है, इनको वक्त पे कर लेना चाहिए था ताकि ये सारा मामला निपटा? अगर इससे पहले हो सकता था तो करना चाहिए था। पहले शायद ये सोच भी रही हो कि ये इलेक्शन जो है पुराने सेंसस भी हो जाए, जो कि मुनासिब बात नहीं थी।
اچھا ویسے واضح رد عمل ہے ساری جماعتوں کا، یا تو اس کے حق میں ہے کہ الیکشن ٹائم پہ ہونے چاہیے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی ٹائم سے باہر ہونے چاہیے، پاکستان مسلم لیگ نون اس پہ خاموش ہے، واضح موقف کیوں نہیں آپ کا کوئی؟ نہیں، واضح موقف صدر ہیں شہباز شریف صاحب، وہ بتا دیں گے. میں تو سمجھتا ہوں کوئی سیاسی جماعت کا مقصد ہی الیکشن لڑنا ہوتا ہے اور اقتدار یا اپوزیشن میں بیٹھنا ہوتا ہے. تو سیاسی جماعت کے لیے تو موت ہے اگر الیکشن نہ ہو. لیکن یہ کفن آپ خود تیار کر گئے ہیں؟ یہ کفن ہم نے نہیں تیار کیا. آپ ایک ڈیلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سی سی آئی پہلے میٹ کر کے یہ کر دیتی تو پھر آپ کو 4.5 مہینے نہ ہوتے تو ٹھیک ہے، یہ 45 دن ہمارے کھاتے میں ڈال دیں. اچھا راجہ ریاض صاحب نے کہا کہ ہمارے بڑوں نے فیصلہ کیا ہے کہ 15 فروری کو الیکشن ہوگا. یہ بڑے کون ہے اس کا کچھ سمجھ نہیں آئی ہمیں. ویسے آپ کہیں گے ان سے پوچھیں. بڑے نہیں، میں پتہ نہیں راجہ ریاض صاحب نے کس پیرائے میں کہا ہے، لیکن بڑے تو راجہ ریاض صاحب اور شہباز شریف صاحب ہی تھے. اچھا ان دونوں بڑوں نے فیصلہ کر لیا. ہمارے بڑے تو وہی تھے. اچھا ویسے یہ فرمائیے گا، آپ کے میں پچھلے دنوں بیانات دیکھ رہا تھا اور آپ نے جب یہ قومی اسمبلی ٹوٹی تو آپ نے کہا بڑے ایک بری اسمبلی تھی جس کے اندر میں تھا اور میں شرمندہ ہوں اور میں معافی مانگتا ہوں قوم سے. تو یہ کیوں یہ 16 جو مہینے کی اسمبلی ہے اس کو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ایکولی ذمہ دار؟ نہیں، بری نہیں تھی، پاکستان کی تاریخ کی بدترین اسمبلی تھی ٹھیک ہو ہر حوالے سے. تو 16 ماہ کی بات نہیں ہے، یہ 5 سال کی میں نے بات کی ہے کہ جو اسمبلی کی روایات، جو قانون، جو جمہوری اصول، جس طرح اور شرافت یعنی کہ اصول جو اس طرح یہاں پامال ہوئے اس کی کوئی نظیر نہیں ہے. ٹھیک. اور 16 مہینے ٹھیک تھے آپ کا خیال ہے؟ 16 مہینے بھی ٹھیک نہیں تھے. ٹھیک ہے. جب اپوزیشن نہ بیٹھی ہو تو وہ کون سی اسمبلی رہ جاتی ہے؟ راجہ ریاض صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں وہاں پہ. نہیں، وہ تو چھوٹی اپوزیشن ہے. بڑی اپوزیشن جماعت اٹھ کے گھر جا کے بیٹھ گئی. ٹھیک ہے. اور پھر آپ جو صرف اگلے آخری 10 دن میں جو اسمبلی نے کیا ہے نا، یہ سب کے لیے شرمندگی کی بات ہے. ان کو ایک اجتماعی معافی مانگنی چاہیے. اس جو آخر میں لوگ رہ گئے تھے جو انہوں نے یہ یونیورسٹیاں بنائی ہیں پاکستان میں، یہ بڑی شرمندگی کی بات ہے. اچھا ویسے کیوں ہوتا رہا جی؟ پیسہ ہے، سیدھی بات ہے. یونیورسٹیوں کے چارٹر سے اپروو کرانے میں پیسہ ہے، پیسے کما رہے تھے جی. اچھا اس میں آپ کی مجھے آپ کو پتا نہیں ہے، آپ بڑی حالت کا مظاہرہ. آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ ہیں سر اس میں. جس نے بھی کیا ہے اوپن مارکیٹ میں یہ منڈی لگی ہوئی تھی، بدقسمتی ہے کہ یہ کام یہاں پر ہوئے ہیں، اس لیے شرمندگی ہے. اور یونیورسٹی بنانا اچھا کام ہے. حقیقی بات تو یہ ہے کہ پارلیمان کو یہ چارٹر منظور ہی نہیں کرنے چاہیے. یہ ایچ ای سی کا کام ہے، ریگولیٹر وہ ہے. آپ معیار مقرر کر دیں اور یونیورسٹی بنا لیں. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ باہر سے کچھ لوگ لے کے آ رہے تھے، پارلیمنٹرین کو دے دیتے، یونیورسٹیز ہماری اپروو کروائیں، اتنے پیسے لے لیں اور اندر سے جا کے یہ تماشا لگا. تو یہ آپ کی گورنمنٹ کو پتا نہیں تھا کیا ہو؟ یہ پتا ہونا چاہیے تھا. یہ گورنمنٹ کے لوگ شامل تھے سارے معاملے؟ نہیں، گورنمنٹ کے لوگ تو میں نہیں کہوں گا. جن لوگوں نے اپروو کرایا ہو سکتا ہے کچھ کا صحیح بھی ہو، لیکن آپ اس ساری بات کو اینالائز کر لیں کہ ماضی میں کتنا وقت لگتا تھا ایک چارٹر کو منظور کرانے میں. یہاں تو نہ کمیٹیوں میں گئے، نہ پوچھا گیا این او سی بھی ہے یا نہیں ہے. اسپیکر صاحب نے کہا جی میں سبجیکٹ ٹو این او سی اپروو. آپ ایک قانون بنا رہے ہو، وہ سبجیکٹ ٹو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. یہ کوئی وہ سمری نہیں ہے ای سی سی میں یا کہیں اور، یہ قانون بن رہا ہے. وہ جب بن گیا تو بن گیا. تو آپ کا خیال یہ ہے کہ آخری 10 دنوں میں ٹھیک ٹھاک دہاڑیاں لگائی گئی ہیں قومی اسمبلی؟ جی بدقسمتی سے. سینٹ میں یہ کام ہوا ہے، سینٹ میں، اور سب لوگ بک گئے بازار کے ہاتھوں، ساری پارٹیز. آپ کے سامنے سارا معاملہ ہے. ان سب کو ریورس ہو جانا چاہیے یا پھر سب کو؟ بالکل ان سب کو ریویو ہونا چاہیے. یہ صدر صاحب کو پاس نہیں کرنی چاہیے. صدر صاحب 13 بل واپس بھیجے نا سر، باقی بھی بھیجنے چاہیے. باقی بھی بھیج دیں. اس میں دیکھ لیں کہ جس نے بھی ریکوائرمنٹس پوری کی ہیں اس کو منظور کر دیں. ریکوائرمنٹس یعنی مثلا این او سی ہے، این او سی نہیں ہے تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ چارٹر کو اپروو کر سکیں. ٹھیک. اس کے علاوہ جو سر بلز ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، دیکھیں کہ پولیس کو اختیار دے دیا گیا بغیر وارنٹ کے اندر چلے جائیں، ایجنسیز کو امپاور کر دیا گیا، پھر الیکشن کمیشن کو امپاور کر دیا گیا. ایسے بلز آئے ہیں کہ جن کو لوگ حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا بلز ہیں، اور گورنمنٹ نے پورا زور لگایا ان کو پاس. وہ آپ کو بھگتنے پڑیں گے. آپ کو نہیں، ہمیں بھگتنے پڑیں گے. کیسے؟ ہم ہی اندر ہوتے ہیں. اندر آپ تو نہیں ہوئے، جاوید چودھری کو بھی گرفتار تو نہیں ہوا. بل بھی پاس نہیں کیا نا سر. جی میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا، ہم نے پاس کیا، ہمیں بھگتیں گے. یہ ماضی کی بڑی واضح تاریخ ہے کہ جس نے غلط بل پاس کیا وہی بھگتتا ہے.
अब सवाल ये बात ये मैं हमेशा कहता हूँ, ये बिल्स का एक तरीका कार है, जमहूरी है, आपको उजरत भी है ना, इस प्रोसेस को फॉलो करें। पार्लियामेंट्री पार्टी में आना चाहिए, वहां से बिल, अगर हुकूमत का बिल है असेंबली में आता है, वहां पर उस पर डिबेट होती है, स्टैंडिंग कमेटी को जाता है, वहां पर डिबेट होती है, वापस आता है, फिर डिबेट होती है, शिक बाय शिक डिबेट होती है, फिर पास होता है, दूसरे हाउस में जाता है, वहां भी यही होता है। यहां पर हमने बगैर पढ़े पास कर दिए। ये 2-2 मिनट में एक जी जी, ये आपको उजरत भी थी, आप असेंबली ज्यादा देर चला रहे थे, सुबह 9 बजे शुरू करते, रात के 12 बजे तक बैठे रहते, कोई बात नहीं है। कम से कम उस पर एक सैर हासिल बहस हो जाती। फिर जब भी ऐसे बिल हो जो रूटीन से हट कर हो, कंट्रोवर्शियल हो, जैसे आपने कहा कि बगैर वारंट की गिरफ्तारी हो रही है, इसका मीडिया में भी एक इम्तिहान होना चाहिए। इन बातों का एक इम्तिहान आप डिफेंड करें। सर मीडिया ने शोर किया सर इस पर, नहीं, बाकी किसी जगह मीडिया के शोर करने से कुछ नहीं पड़ता। मीडिया तो शोर करके कानून तो बन गया ना। ये जो पब्लिक स्क्रूटनी भी एक बिल के पैसेज में प्रोसेस का हिस्सा होता है। बिल में बेहतरी आती है, खराबियां दूर होती हैं, लेकिन वो यहां पर नहीं हुआ। अब आपको वो उसके नुकसान भुगतने पड़ेंगे, कल फिर तब्दील आप कर रहे होंगे। ठीक हो, मैंने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हजरत प्रोग्राम दोबारा खुशामदी। सर ये फरमाइएगा, ये वाकई जो बिल्स है इसके बारे में आम मार्केट का एक था कि कुछ शायद 4-5-6 करोड़ रुपए में ये बिल्स बिके हैं सर, यूनिवर्सिटीज के चार्टर्स वगैरह, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आई थी? देखिए, इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, लेकिन स्पेकुलेशन है कि ऐसा राई है, लोग बात करते हैं। वो नंबर इससे बहुत ज्यादा था। कितना वैसे? मैं उसमें नहीं जाऊंगा, ज्यादा था, 10 करोड़ था, इससे भी ज्यादा था, 15 करोड़, 15 से 25 तक की बात चलती है। 15 करोड़ से 25 करोड़ रुपए बाजार में ये बात चली है। फ्री बिल जो चार्टर है यूनिवर्सिटी का, यानी कि लोग कुछ को हिस्सा दिया गया यूनिवर्सिटी के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर का था। ये मैं किसी के नाम नहीं लगा सकता, लेकिन ये बातें जब होती हैं, लोगों ने वहीं पर बातें की कि ये देखें क्या हो रहा है। ये हिस्सा जो कौमी असम्बली का रुकन है या सेनेट का रुकन, उसको दिया गया। जी जी, जिसने बिल पास कराया, पता नहीं जो भी था प्रोसेस, लेकिन जो पास करवाने वाले थे उन्होंने ये कहा कि हमें इतने पैसे लगे, ठीक है, हमने ये बिल इस तरह पास कराया। ये बात वहां से आती है, लेने वाला कभी शिकायत नहीं करता। सर लेने वाला तो नहीं बताएगा, नहीं देने वाले बताएंगे। और उसमें इसका ख्याल है, आपका ख्याल है यूनिवर्सिटीज के अंदर बाकायदा हिस्से भी थे इन लोगों के जिन्होंने बिल पास करवाए? हिस्से की बात भी हुई है कि कैश का हिस्सा भी दिया गया। तो इसके ऊपर नैब की इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए सर? करा ले, नैब आपने रखी हुई है, नैब क्या करेगा? हमने रखी, आपने रखी हुई, मन कर देते। मैं वही कह रहा हूँ, मैं और आप एक ही है ना। आप बंद कर देते, इंक्वायरी हो जाएगी। आजकल बेरोजगार है, आपको रोजगार तो फिर भी चल रहा है। अच्छा, इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए सर इसमें? किस पे? इस पे करे ना नैब में, मेरे कहने में इंक्वायरी तो नहीं करता, करे नैब इंक्वायरी। जो शख्स मिलावस है उसके खिलाफ जो भी बिल पास हुआ है, अगर कोई शिकायत करने वाला कोई होना चाहिए ना। ठीक है, आप शिकायत करते हैं सर? नहीं, मैं तो नहीं कर सकता। मैं तो इसमें बिना मैंने पैसे दिए न लिए, तो मैं क्या शिकायत करूंगा? जो पैसे देगा वो भी शिकायत। किस पे इल्जाम लगाऊं? बगैर सबूत के इल्जाम तो नहीं लगा सकता। ठीक है, ये तो इल्जाम लगाएगा जिस बंदे ने पैसे दिए। ठीक है, यदि मुझसे ये पैसे लेकर बिल पास कराया गया। ऐसे नहीं फरमाइए, मियां नवाज साहब आ रहे हैं 15 सितंबर को या नहीं आ रहे? फैसला हुआ है या नहीं हुआ? यार, ये हमारी जमात में एक ये रवायत बन गई है, हर वक्त क्या सराई करते हैं हर आदमी। कोई कहता है, मैं 3 साल से सुन रहा हूं, जब लतीफ साहब उसमें इस महकमे के इंचार्ज हैं और वो हर वक्त डेटे देते रहते हैं। अब बाकी भी काम शुरू कर दिए, जब वो फारिग हुए वजारतों से तो ये काम भी शुरू कर दिए। मैं हमेशा से कह रहा हूं, ये फैसला मियां साहब या उनके डॉक्टरों का है। डॉक्टरों की राय बड़ी वाजे है कि आप इलाज करवाएं। सर डॉक्टरों से आगे चली गई ना सर बात, डॉक्टरों तो अब इन्वॉल्व है ही नहीं किसी जगह पे। अब तो मियां नवाज साहब देखे सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, वो दुबई जा रहे हैं, मेरे भाई वो सैरो सियाहत के लिए यूरोप जा रहे हैं सर। पाकिस्तान में क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल सैरो सियाहत के लिए जा रहे हैं, इलाज भी चल रहा है। वो जब यहाँ आएंगे उनको जेल जाना पड़ेगा। ठीक है, जेल तो जाना पड़ेगा, तो फिर इलाज नहीं हो सकता। कन्विक्टेड है सर जी, वो इलाज नहीं हो सकता, इसलिए वो बाहर है। अब देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं कि जब तक यहाँ से मामला ठीक नहीं होंगे नहीं आएंगे। राना सनाउल्लाह साहब का दावा है कि उन्हें क्लीन चिट मिल गई, अब उन्हें गारंटी दे दी गई है कि आप आ जाएं। फिर मरियम साहबा ये कहती हैं कि जब तक यहाँ पे मामला दुरुस्त नहीं होंगे पाकिस्तान, उससे पहले मियां साहब नहीं आएंगे। तो मामला हेल्थ का नहीं है, मामला यहाँ से गारंटी का है कोई? मेरा नहीं ख्याल जी, गारंटी किस चीज की कि आप आ जाएं आपको कुछ नहीं होगा? नहीं, देखिए ये बड़ी अजीब बात है। हम सब एक कानून पे यकीन रखते हैं। मियां साहब की 2 कन्विक्शंस हैं।
دونوں کی اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو ابسکانڈر بھی ڈکلیئر کر دیا ہے. تو پہلے وہ کلیئر کرنا پڑے گا آپ کو کہ ابسکانڈر کا جو ایشو ہے آپ کو گرفتاری دینی پڑے گی, جیل جانا پڑے گا, کیس لڑنا پڑے گا, پھر آپ کو کورٹ کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے. پھر کورٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے. اگر وہ سمجھے کہ ٹھیک ہے آپ ضمانت دے کے گھر چلے جائیں, یہ بھی ہو سکتا ہے, آپ کو جیل بھی بھیج سکتے ہیں. یہ ایک پروسیس ہے جو فالو ہوتا ہے. تو میاں صاحب کو اس کے بعد ان کی اپیل سنی. میاں صاحب کا یہ حق ہے کہ ان کی اپیل سنی جائے اور فیصلہ کیا جائے. 4 سال سے اپیلیں پڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, وہ آئیں گے تو سر سنی جائے گی نا. میں یہی کہہ رہا ہوں. تو یہ اگر کوئی ان کو یہ مشورہ دے رہا ہے کہ جی یہاں پر یہ سب پروسیس ختم ہو جائے گا اور آپ بغیر پروسیس کے, یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی. ٹھیک ہے, تو میاں صاحب کو مس گائیڈ کیا جا رہا, آپ کا خیال یہ؟ مس گائیڈ نہیں, میں کم از کم مجھے کوئی بتا دے کہ یہ کیسے ہوگا. ٹھیک ہے, میں کم از کم میں لائر نہیں ہوں, لیکن یہ چونکہ 13 سال نیب کی عدالتوں میں گزارے ہیں, یہ سب پروسیس سے گزرے ہیں, ہمیں بھی کچھ علم ہو گیا کہ معاملہ کیسے ہوتا ہے. تو ویسے آپ نے میاں صاحب سے ملاقات نہیں کی اور پوچھا نہیں ان سے کہ کب آ رہے ہیں؟ میں نے ان سے پچھلے 4 مہینے میں 3 ملاقاتیں ہوئی ہیں, لیکن میں نے ان سے کبھی یہ سوال نہیں کیا. سوال نہیں کیا آپ نے. یہ سوال کرنے والا بھی نہیں ہے. علاج کے لیے گئے تھے, علاج ان کا ہو رہا ہے, اس بات کا مجھے علم ہے. ٹھیک ہے, علاج ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, علاج, اب آپ یہ کہیں گے علاج ہو رہا ہے تو بستر میں لیٹے رہیں, یہ بات نہیں ہوتی. یہ ایک ایسا علاج ہے جو ٹائم کنزیومنگ ہے. لیکن ایشو سر آپ کی پارٹی کی طرف سے ہوتا ہے نا, کچھ کہہ رہے ہیں کہ جو آئیں گے تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا, اس لیے نہیں آنا چاہیے ان کو. کچھ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب, کچھ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ ابھی نیوٹرل نہیں ہوئی. جاوید چوہدری صاحب بلاتے ہیں تو ہم نے کچھ تو کہنا ہی ہوتا ہے نا. فیصلہ کریں نا آپ لوگ, ایشو کیا ہے؟ آپ پھر نہ بلایا کریں ہمیں. اب آپ ڈیل پروگرام میں بلاتے ہیں, یہ ساری چیزیں میرے پروگرام میں کہتے ہیں مختلف پروگراموں میں. وہی میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں جو پروگرام میں بلاتا ہے کچھ تو کہنا ہوتا ہے نا ہم نے. اچھا, ویسے میاں صاحب کو ڈیو پروسیس جو ہے اس کو فالو کرنا چاہیے, آ کے اپنے آپ کو سرنڈر بالکل سرنڈر کرنا چاہیے, ان کو جیل جانا چاہیے, وہاں بیٹھ کے مقدمہ لڑنا چاہیے. کیونکہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. نہ اس سپریم کورٹ کے فیصلے میں حقیقت ہے 28 جولائی 2017 والے میں, بلکہ وہ سپریم کورٹ کی شرمندگی کا باعث ہے. ٹھیک, یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس ناانصافی کو درست کریں, یہ ان کی ذمہ داری ہے. باقی 2 کیسز جو ہیں, میں نے 3-4 وکلاء کو وہ دکھائے ہیں, ملک کے اندر کی, ملک کے باہر کی. ٹھیک, انہوں نے کہا کہ یہ جس کاغذ پر یہ فیصلہ لکھا گیا ہے, یہ اس کی وہ قیمت بھی نہیں ہے, کہ کیس کوئی سرے سے نہ سر ہے نہ پیر ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ایک کیس میں سپریم کورٹ کا جج نگرانی کر رہا تھا اس کیس کی, اعجاز الحسن صاحب, جی, ان کے سامنے یہ سب ہوا ہے. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ آپ وکلا کو دکھا رہے تھے, اس سے بہتر تھا کسی جج کو دکھا لیتے یہ فیصلہ, تو آپ کو زیادہ رہنمائی کرتا وہ کیس فیصلے میں. کیا فیصلے لکھتے ہیں نا, وکیل ان فیصلوں کو ایز اے پریسیڈنٹ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ ان کو ایز اے پریسیڈنٹ استعمال کریں گے تو سارے کیس ہی غلط ہو جائیں گے. اچھا, ویسے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ناانصافی ہوئی کیوں تھی جی, وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ آپ تو ظاہر اتنے قریبی ساتھ, یہ ایک لمبی کہانی ہے جی. ویسے میں سننا چاہوں گا, میں بھی اور قوم بھی, ہوا کیوں تھا؟ ہوا کیوں, بہت سی وجوہات ہے, لمبی کہانی ہے. میں اس لیے کہتا ہوں ٹروس کمیشن بنا دیں, وہ یہاں اتنی بتانے کی میری ایک رائے ہے اس کے بارے میں. رائے ہے میری, حقائق کا علم نہیں ہے, رائے رکھتا ہوں. بہت سے لوگ رائے رکھتے ہیں, بہت سے لوگ اس پہلو کے کچھ حصے جانتے ہیں, میں بھی شاید کچھ حصوں سے واقف ہوں. تو یہ عمران خان صاحب کو لانے کے لیے ڈسکوالیفائی کیا تھا, یا انہوں نے جنرل رحیل شریف صاحب کی ایکسٹینشن نہیں کی؟ بہت سی باتیں کڑیاں آپس میں جڑتی ہیں. جب یہ سارے لوگوں کی باتیں, آپ 30-40 لوگوں کی باتیں اکٹھی کر کے ڈاکیومنٹ کر دیں نا, فیصلہ نہ کریں, حقیقت آپ کو نظر آ جائے گی. ویسے سوال, اگر جنرل رحیل شریف صاحب کو ایکسٹینشن دے دی جاتی تو میاں نواز شریف کو سزا ہو سکتی تھی یا نہیں؟ یار وہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہاں وہ وجہ ہے, ہو سکتا ہے وہی وجہ ہو, لیکن وہ ایک وجہ نہیں ہے, اور بھی بہت سی باتیں. اور کیا ہو سکتی ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی. ویسے لمبی باتیں اس میں, میں کہہ رہا ہوں آپ ڈاکیومنٹ آپ ایک کھول دینا. دیکھیں, عدلیہ خلاف تھے ان کے, یا اسٹیبلشمنٹ خلاف تھے, یا پارٹی خلاف تھے میاں صاحب کے؟ میں پھر کہوں گا لمبی باتیں ہیں یہ, کہ کیا کون خلاف تھا نہیں تھا, فیصلہ تو ججوں نے کیا نا. میاں صاحب جو نکالا گیا, بالآخر پاکستان کا سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ بنا. ٹھیک ہے, سپریم کورٹ, تو یہ معاملہ بڑا گہرا ہے. جہاں پر سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ بن جائے اور فیصلہ وہ کرے جس کی نہ قانون کے اندر اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے, جس کا جج یہاں سے شروع کرے
कि बिहाइंड एवरी क्राइम देयर इज मारियो पुजो के नावल से शुरू करते हैं आप जजमेंट, ठीक है। और आते किस पर है कि 20,000 दरम अपने बेटे की कंपनी से नहीं लिए, अकामे पे हाँ जी। अकामे लेने के लिए डायरेक्टर बनना पड़ता है, सब ठीक, बनते हाँ, हैं। ठीक। आप उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, उस वक्त इंग्लैंड में रिहायश पजीर थे, नहीं लिए तो उस पर हम आपको ताहयात नाअहल करते हैं। फिर ये बात कुछ गहरी हो गई ना। हाँ नहीं जाहिर है। हाँ। अच्छा ये फरमाइए सर, ये जो निगरान कैबिनेट है आप इससे मुतमईन है और आपको महसूस होता है कि ये थोड़े महीनों के लिए आए? उनका काम निगरानी करना है, मैं मुतमईन हूँ या ना हूँ, वो काम अपना करें वैसे और प्रोफाइल अगली हुकूमत के लिए रास्ता हमवार कर दें। प्रोफाइल्स वगैरह, और आपको महसूस होता है कि ये वाकई प्रोफाइल अच्छे अच्छे लोग हैं, मुनासिब लोग हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। वो जो कहते हैं टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट बननी चाहिए, वो बन गई है सर ये? जी टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट कह सकते हैं इसको। लेकिन देखिए मुल्क चलाने के लिए आपको पॉलिटिकल अथॉरिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, ये दोनों चीजों की जरूरत होती है। आप इस तरह मुल्क नहीं चलता। ये हम 20-30 बंदे इकट्ठे कर लें तो मुल्क चल पड़ेगा, मुल्क इस तरह नहीं चलते। ठीक है जैसे मैंने ब्रेक लेनी है, सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि चेयरमैन पीटीआई के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, जेल के अंदर वो हैं, वहां पे ना उनको अच्छा बाथरूम दिया जा रहा है, ना उनको बी क्लास दी जा रही है। वो कहते हैं कि ये जो बी क्लास है ये भी सी क्लास है, और ना उनको इंसाफ दिया जा रहा है। तो क्या उनके साथ ज्यादती नहीं हो रही? और आप क्योंकि सारे प्रोसेस का हिस्सा रहे हैं तो आप आज महसूस नहीं करते कि जो ज्यादतियां आपके साथ हुई इमरान खान साहब के साथ नहीं होनी चाहिए? छोटी सी ब्रेक को ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। सर आपके साथ बड़ी ज्यादती हुई, जेलों के अंदर ख्वार होते रहे, नैब ने आपको गिरफ्तार किया, सी क्लास में भी रखा होगा डेफिनेटली, लेकिन बिल्कुल इसी तरह इमरान खान साहब के साथ भी आज बड़ी ज्यादती हो रही है। तो आप भी साबिक वजीर आजम है, वो भी साबिक वजीर आजम है, क्या एक साबिक वजीर आजम के साथ ही होना चाहिए? ये पहली बात है, मैंने कभी शिकायत की है? आपने शिकायत नहीं की वैसे, इसमें कोई शक नहीं। तो उस वक्त भी नहीं की थी, आज भी शिकायत की गुंजाइश नहीं है। शिकायत आपको तकलीफ होती है तो फिर ये काम छोड़ दें, आपने जेल जाना ही जाना है। जो इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनेगा वो जेल जाएगा, ये लिखा हुआ है। जाहिर में लिख दे तो बेहतर होगा। ये आप काकड़ साहब को डरा रहे हैं मुझे लगता है। नहीं वो तो इंटरनेट है ना, जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मुल्क है उसे जेल जाना ही जाना है। अब बात ये है, मैं बिल्कुल जो कुछ इमरान खान साहब ने हमारे साथ किया, मैं इस बात का कायल नहीं हूं कि उसके साथ वही काम हो, बिल्कुल ठीक। नहीं होना चाहिए। ठीक, जेल में कोई सी क्लास नहीं होती, जेल में एक बी क्लास होती है सिर्फ, ठीक, उसको कहते हैं बेटर क्लास। ठीक, ये अंग्रेज ने रखी थी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं या टैक्स पेयर हैं उनको थोड़ी सी गुंजाइश, वहां जेल जेल ही होता है, थोड़ी सी गुंजाइश ज्यादा दे दी जाती है। और ये सारी बात। टिश्यू पेपर का डब्बा दे दिया, साथ थोड़ा खाना दे दिया, बस। नहीं वो और देखिए खा वहां आपको हर चीज मिल जाती है, कोई ऐसी रुकावट वहां पर नहीं होती। ये हमने इस सारे को तमाशा बना लिया है। इमरान खान साहब जो कुछ करते रहे हैं, अल्लाह ताला उनको माफ करे, हकीकत से आपको कहता हूं। ये सोच एक वज़ीर-ए-आज़म की नहीं हो सकती। जो काबीना ये डिस्कस करती थी कि आज किसका एसी बंद करना है, किसको बिस्तर नहीं देना, किसको अंदर करना है, किसको बाहर करना है, ये काबीना में डिस्कस होता था, ये वज़ीर-ए-आज़म डिस्कस करते थे। तो अल्लाह ताला उनको माफ करे, ये उन्होंने कर दिया। अब वो जेल में है, जो सहूलत उनको ड्यू उनको मिलनी चाहिए, मिलती होगी। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि दिखा दे लोगों को उनको क्या क्या आपने फैसिलिटीज दी हैं। अच्छा वैसे जो सरकारी जो सियासी आदमी जेल में जाता है ना, उसका एक मसला होता है, सबसे ज्यादा वहां परेशान जेल वाले होते हैं कि इनको कुछ हो ना जाए। उजाहिर है वो सारा, वो तो खुद मतलब मैं जिस जगह पे था वहां पर 4 दरवाजे थे, 4 मुख्तलिफ ताले थे मुझ तक पहुंचने के लिए। ठीक है, और हर ताले की चाबी मुख्तलिफ आदमी के पास थी। ठीक है, वो आपको सिक्योरिटी मुहैया करते हैं, ये करनी पड़ती है। जेल में सब क्रिमिनल्स हैं, ठीक है, अक्सरियत लोग जो वहां पर हैं वो क्रिमिनल्स होते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक। इसलिए वो वहां पर प्रोटेक्शन देना, तो इसलिए ये वैसे मामला आपको एसी की सहूलत थी वहां पे? नहीं, एसी नहीं था। कभी वैसे कितने अरसा रहे हैं आप जेल में? मैं 9 महीने, 9 उससे पहले मैं 2 साल रहा था, तो एसी नहीं था। 9 महीनों में आपके पास एसी की फैसिलिटी नहीं थी? एसी नहीं, सर्दी में भी कुछ नहीं, सर्दियों में हीटर नहीं था? कोई हीटर नहीं था, कुछ और नहीं कुछ था, गर्म पानी के लिए कोई चीज नहीं थी। गर्म पानी में ठंडे पानी से नहाते थे जी। आप? और 6-7 कंबल भी नहीं थे आपके कि आप सब? नहीं जी जी नहीं, 6-7 का मैं वैसे भी पहाड़ी इलाके से ठंड कम लगती है। और जब शुरू लेकिन में दरवाजे पे दरवाजा खुला हुआ था। ठीक है, और वहां से सर्दी आती थी? जी, वहां से पानी भी आता था, कोई बात नहीं है जी, कोई गुजर जाता है। अच्छा, शुरू में चारपाई थी आपके पास या फर्श पे लेटते थे? नहीं, 4 बजे दूसरे दिन दे दी थी उन्होंने। ठीक है, पहले दिन उन्होंने नीचे लिटाया आपको?
जी पहले दिन शायद नीचे ही थे, कोई फर्क नहीं पड़ता जी, मैं तो नीचे भी लेटने को तैयार हूँ, क्या मत आ जाएगी। और वॉशरूम जो था वो अंदर ही था आपके? जी वॉशरूम उसके अंदर ही होता है। और वो छोटी सी मेरा बन्नी से बनी होती है थोड़ी उसके पीछे? जी जी जी, उसको आप ठीक करवा सकते हैं, वो कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक करवाया। तो आप बाल्टी से नहाते थे, क्या करते थे? तो मैं चाह रहा हूँ कि खान साहब इससे फायदा उठाएं आपके तजर्बे से। मेरी टेलीविजन है उनके पास, हमारा टेलीविजन नहीं था। मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं पहुंच जाती होंगी खबर वैसे। तो आपके पास अखबार भी नहीं था, टेलीविजन भी नहीं था? नहीं, अखबार वगैरह बाद में आ गए थे। अखबार वो कोर्ट आपको इजाजत दे देता है, ठीक है। आप कोर्ट को पिटीशन करते हैं, मुझे किताबें मिल जाए, खाना मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, फिर मिल जाता है। खाना घर से आता था आपका या जेल का आता? नहीं, मैं जेल का पहले 3 महीने जेल का ही। 3 महीने आपने 3 जेल का महीने खाया? जी, जो उसके जेल बाद में- फिर इजाजत हो गई। मैं कोई इतना ज्यादा खाने का शौकीन नहीं हूँ, ठीक है। तो वही वो बना देते थे। तो शुरू में 3 महीने जो है ना जेल का खाना जी, खाया जी, आपने जी। सर। वो एक पूरा प्रोसेस होता है आपको खराब करने का और तोड़ने का। यदि वो सुबह जब शुरू में नाश्ता भी देते थे तो वो बिल्कुल एक दिन बासी रोटी और बिल्कुल बर्फ की तरह चाय आती थी, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर बाद में वो गर्म होना शुरू हो गई, फिर वो बेहतर हो गई, फिर घर से आ गई, फिर कोई बात नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, बताइए जेल में एक बात याद रखे, मैं आप भी अल्लाह ना करे जेल जाए, अगर कभी चले गए तो शिकायत ना करें। बुरी बात है ना, शिकायत ना करें। मैंने इसलिए कहा कि अल्लाह ना करे जी, शिकायत मत करें, किसी मांगे दुख कोई चीज मांगे मत, की- किसी भी दुख की शिकायत नहीं करनी चाहिए। दुख शिकायत ना करें और मांगे मत, ये 2 असूल है जेल के। अच्छा, आपको जो वकील था वो कितने अरसे बाद जाके उसकी एक्सेस हुई आपसे? क्योंकि इमरान खान साहब के बुकला को मिलने नहीं दिया जा रहा उनसे। हमारा तो ट्रायल चल रहा था ना, तो वकील को ट्रायल में इजाजत होती है, हफ्ते में एक दफा आ जाते थे। अच्छा, लेकिन अक्सर हम हफ्ते में चूंकि अदालत चले जाते थे तो वहीं पे मुलाकात हो जाती थी उनसे। ठीक है। दूसरा कोई केस था नहीं तो ऐसे ही हम गपशप भी लगाते थे, कोई केस डिस्कस कभी किया नहीं। अच्छा, आप अपनी गिरफ्तारी का जिम्मेदार जनरल बाजा साहब को समझते हैं, जनरल फैज साहब को समझते हैं, इमरान खान साहब को मैं अपने आप को समझता हूँ। समझते हैं? मैं बताया फिर बनेगा तो जेल जाएंगे। इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर जब आप बनने- मोदे गालिब लेंगे तो आपने जेल जाने जाना है। आपसे गलती हुई थी प्राइम मिनिस्टर बनने। जी जी। वैसे जिम्मेदार, वैसे सीरियसली एक्चुअल सवाल है कि किसको समझते हैं, क्यों हुआ आपके साथ? मुझे क्या पता जी, हम तो नायब चेयरमैन को समझते हैं। मैं आपको मैंने खुर्शीद शाह साहब ने बनाया नायब चेयरमैन, फिर हमारी मुलाकात हुई नायब की, मैं भी वॉक कर रहा था, मैंने देखा एक और आदमी भी वॉक कर रहा है, मैं देखा खुर्शीद शाह था और मिले और हम बहुत हंसे, को 15 मिनट हम हंसते रहे। ठीक, वो चेयरमैन आप तो ये हमने दोनों ने इसको दोनों लगाया ने और वही फैसला दोनों को अंदर कर दिया। वैसे आपने खुद फैसला किया था, किसी और ने कहा था आप लोगों से? किसका? जस्टिस जावेद इकबाल साहब। मैंने खुर्शीद साहब ने फैसला किया था कि इस आदमी को नहीं होना चाहिए। ये आप वज़ीर आज़म, खुशी साहब अपोजिशन लीडर, आप दोनों ने फैसला किया जस्टिस जावेद इकबाल को। थे कि ये आदमी नहीं होगा। तो फिर हो कैसे गया जी? वो तो ये मैं कह रहा हूँ रमूज़ सुल्तानी है। पार्टी आप हैं, आप दोनों। नहीं, हमारे पीछे जमातें भी है ना, तो वो रमूज़ सुल्तानी यही होते हैं। फैसला मियां नवाज साहब ने किया था। मुझे नहीं पता, लेकिन सर सीधी बात है, आपके लीडर्स हैं, उन्होंने किया। देखिए सिर्फ एक नहीं, सारे से मुतफिक थे ना। हाँ। पीपल्स पार्टी भी थी, अपोजिशन भी थी, हुकूमती एलाइज भी थे, सब थे, और एस्टैब्लिशमेंट भी थी। एस्टेब्लिशमेंट भी थी। जनाब बायो साहब की तरफ से आया था कि लगा दें इसको। नहीं, मुझे नहीं पता, हमें कहा गया जी ये इनको करना है, उन्होंने कहा ठीक है जी। वैसे कहा किसने था आपको? नहीं, वो मुझे नहीं याद किसने कहा, उनको भी म्यूचुअल कंसेंट से होता अच्छा, है ना। कुछ चीजें ऐसी होती शायद साहब जहाँ पे ना आपकी याददाश्त जवाब दे जाती है। वैसे ये कमाल है आपका। नहीं, ज्यादा जवाब नहीं थे, यकीन करें मुझे इल्म नहीं है। मुझे जो याद पड़ता है, खुर्शीद साहब वजाहत कर देंगे, शायद ये नाम उन्होंने दिया कि हाँ इसको लगा देते हैं, अब आप मान ले। मैं कहा ठीक है मान ले, ठीक है, बात खत्म हो जाए। और उसके बाद दोनों की फिर जेल में मुलाकात हुई। जी जी, जेल में प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर दोनों की। और दोनों नायब के मुलजिम थे उस वक्त, दोनों नायब के बोलते थे, जाली केसों में। जेली केस। वो बेचारे खुर्शीद साहब तो 2-2.5 साल जेल में काट आए। तो बहरहाल ये है, मेरा ख्याल ये है कि अगर आपकी पार्टी इन चीजों से सबक सीख ले कि जो काम करें, पार्टी नहीं, हम सबको सबक सीखना चाहिए कि गलत कानून है, गलत आदमी है। अपने बदतरीन दुश्मन को लगा दें, जो आदमी उस ओहदे का है ना हो कभी मत लगाएं, वो मुल्क को भी नुकसान पहुंचाएगा, आपको पहुंचाएगा, अपने आप को भी पहुंचाएगा। मैंने वैसे ब्रेक लेनी है शायद साहब, आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि ये जो गलत फैसले हो रहे हैं, इन गलत फैसलों का अल्टीमेटली नतीजा किसी न किसी को भुगतना पड़ता है। तो आपकी अब पार्टी ने जो गलत फैसले किए हैं, इसके नतीजे कौन भुगते हैं? छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा
बड़ा खुशामदी शाह साहब, बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब हमारे साथ इस वक्त है, उनसे कुछ मैं सवाल करना चाहता हूँ। चोई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये फरमाइए कि इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया कि 90 दिनों में इलेक्शन नहीं हो सकते, तो इस ऐलान को हम आइन शिकनी कहेंगे, मजबूरी कहेंगे, क्या कहेंगे? अगर कोई एक शख्स पाकिस्तान को एक शहरी खाई में डालने का जिम्मेदार है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये राजा सुल्तान, एक शख्स अगर जिम्मेदार है तो किसका कि इसके इख्तियारात आइन के तहत और आगे जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है इलेक्शन कराने, इसका फर्ज है इलेक्शन कराना, और इसको पंजाब से और डबल पख्तूनख्वा से इंतखाबात किसको चाहिए था कि ये वजह दिन के अंदर चला था, ये इससे लाजिम था। ये किसी और से नहीं कहा सकता कि मुझे इदारदार फाइनेंस मिनिस्टर कहता है कि वो मैं पैसे नहीं दे सकता, वो कहता है इंटीरियर मिनिस्टर कहता है मैं रेलवे नहीं दे सकता, वो जो डिफेंस मिनिस्टर कहता है मैं फौज नहीं बुला सकता। इनको ये सुनते ही इन तीनों को कंटेम्प्ट के लिए बुलाना, तलब करना चाहिए। और कहता मैं आपको सजा दे रहा, और तौहीन अदालत में अगर ये स्टिल डिवाइड ऑफ द कोर्ट की सजा देता तो वो डिस्क्वालीफाई हो। और मैं देखता हूँ किस तरह वो इजाजदार 20 अरब रुपए ना निकालता, जो अब 1000 अरब दे गया अपने एमएनए को के लिए। तो ये अगर कोई जिम्मेदार है, इसमें जाके पहले चीफ प्राइम मिनिस्टर को सुप्रीम कोर्ट को कहा कि 30 अप्रैल एक फिक्स हो गई, ठीक, और सदर साहब ने उसको तस्लीम भी कर लिया कि 25 अप्रैल को मैं कराऊंगा इलेक्शन। ठीक, फिर ये भाग गया। अब ये कहता है कि जो नई हल्काबंदी है वो होगी 4 महीने, जी, ये तो इसको 6 महीने पहले कराने की चाहिए थी। इसका क्या काम है कि वो देश की पता ही है। बिल्कुल ठीक। इलेक्शन कमीशन सारा अरसा इलेक्शन की तैयारी करता रहता, सारा अरसा, और हमें वक्त उस पर तैयार होना चाहिए इलेक्शन के लिए, हमें वक्त। उसकी वजह मैं आपको कहता, आइन कहता है कि अगर असेंबली अपनी तैयार पूरा करती है, पूरा, ठीक, तो 60 दिनों में, 8 दिन और अगर टूटती है तो 90 दिनों में। जी, अगर पहले टूट गई तो 90 दिन। क्या वजह उसकी? वजह यह है कि अगर तो डेट 13 दिसंबर को खत्म हो रही है असेंबली, तो सबको पता 13 असेंबली को, और 13 दिसंबर के लिए ये इलेक्शन कमीशन को 5 दिन काफी है कि वो उसमें इलेक्शन करा दे। ठीक। अच्छा, इसलिए ये फरमाइएगा कि आबू जुबैरी साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पिटीशन कर रखी है, क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को ये कह सकती है कि हर सूरत आपने 90 दिनों में इलेक्शन करवाने और आप डेट दें? हाँ, बिल्कुल कहना चाहिए। ये क्या इसका बहाना है? तेरी बनी वो करनी है डिलिमिटेशन अंडर लॉ है, 90 डेज का फरमान अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेंट करेगी कि ये इसकी डिलिमिटेशन की कोई जरूरत नहीं। अगर उसे नहीं की हुई, ही शुड बी पेड। इसको कोताही की है, इसने अपने फराइज भी पूरे किए, और अगर जो फराइज में पूरा नहीं उतरा तो इसकी सजा होनी चाहिए। वैसे ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सारे मामले में कंफ्यूज है। मुराद अली शाह साहब ने कहा कि जी 90 दिन क्या 60 दिन बल्कि 45 दिनों में इलेक्शन होने चाहिए। फैसल करीम कुंडी साहब का कुछ बयान है, रजा रुबानी साहब ये कहते हैं कि ठीक है 90 दिनों के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। आपकी पार्टी के अंदर ये मुतनाज़ राय क्यों है जी? ये रिलैक्स पार्टी है, ये पार्टी वैसी नहीं है कि डिसिप्लिन और उसको इन्फोर्स करने वाली। ये कोई हमारी पार्टी में कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, और ये राय आ सकता है दादा ने बिल्कुल कहा 90 दिन में होना चाहिए, और 90 दिन में अगर नहीं होते तो मैं आपको कह रहा हूँ इस तरह कलीदी किरदार है 9 मई के वास्ते में कलीदी किरदार है आईजी पंजाब का,
इसमें ये इस जिले में समिति किरदार है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक अब तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो इसकी जिम्मेदारी नहीं करवाई जाती कि तुमने इलेक्शन सिर्फ तुम्हारा जिम्मा नहीं है, तुम्हारा फर्ज है, इट इज योर ड्यूटी। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट इज योर ड्यूटी टू होल्ड इलेक्शन। वेरी गुड। जय साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया, मैं बहुत ज्यादा मशहूर हूँ आपका। वैसे ये फरमाइएगा सर, ये जो गलत फैसले आपकी पार्टी करती रही है, अब इतने ज्यादा बिल्स बना दिए और वो बिल्स जो है ना वो प्रॉपर मेरा ख्याल है शिकंजा कसेंगे आपके ऊपर, तो इनकी सजा जाहिर है आप लोग भुगतते हैं, तो आपको अंदाजा नहीं होता कि क्या कर रहे हैं आप? नहीं, अंदाजा होता है लेकिन फिर भी हम करते हैं, आज से हमेशा से करते आए। तो क्यों करते हैं ये आप? ये लंबी कहानी है। नहीं, ये बिल गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, वजीर लेकर आते हैं, तो वजीर का काम होता है अपने बिल को दिफा करना, वहां डिबेट ही नहीं हुई। आप यकीन करें, आपने बिल बनाना है, आप उस पर डिबेट करवाएं, हमेशा बेहतर बिल निकलता है। ठीक है, वो जो भी आपके मकासद है वो आपको हल करने में भी आसानी मिलती है। लेकिन आपकी पार्टी खड़ी नहीं हुई तो उसमें सिर्फ अफनान उल्लाह साहब खड़े हुए थे, बाकी देख लें रजा रुबानी साहब खड़े हो गए, कामरान मुर्तजा साहब खड़े हो गए, उन्होंने कहा जी ये क्या हो रहा है, जमात इस्लामी के सेनेटर खड़े हो गए, उनके एमएनएस खड़े हो गए, आपकी पार्टी कहती कर दें। हमारी पार्टी बिल लेकर आई थी ना, हुकूमत बिल आती है जी, तो हुकूमत जब हुकूमत बिल ले आती है, पार्लिमानी पार्टी में डिस्कस ना हो तो देखिए वो बिल आपकी ओनरशिप होती है। जब आपका वजीर एक बिल पेश कर रहा हो, आप उसे इत्तेफाक ही करना तो पड़ता ये वजीरों को किसने बिल दिए थे कि जाओ जी पास करवा लो? नहीं, ये वही बताएंगे कि किसने बिल दिए हैं, आपकी खुद पार्टी बनाए है, हैं। आपको नहीं पता? नहीं, ये डिफेंड वो करते हैं ना, मेरे बात है उसमें डिबेट हुई नहीं ना, पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग ही नहीं हुई, तो डिबेट क्या होगी? तो आपका ख्याल है प्राइम मिनिस्टर को पता था ये जो बिल्स आ रहे हैं? मुझे उम्मीद है उन्हें पता होगा, तो उनको नताइज काबीना अप्रूव करती है ना बिल को, उनको नताइज का पता नहीं था? काबीना अप्रूव करती है, सारी काबीना बैठी है, सारी पार्टियां बैठी हैं, देखना चाहिए इन बिल्स को, हमेशा आप हर बिल को दुरुस्त कर सकते हैं। ठीक, सैयद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ख्वाजा साहब आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना, अल्लाह ताला आप और आपके अहल खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।